नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 जून 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो डेली करंट अफेयर की क्लास आपको कराई जाती है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध कराया जाता है, उसको आप डाउनलोड करके अपना शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करो दोस्तों, उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। कहाँ किया गया है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल भी है आपका। तो यहाँ पे हम बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पे हम बात करें, ये जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो ठीक है फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ठीक है जो इसका उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस केंद्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो वर्तमान ज्ञान अथवा कौशल और वांछित ज्ञान या कौशल के बीच अंतर को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र में संरक्षित निर्देश कार्य ठीक है कार्याभ्यास और प्रशिक्षण के अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा। सोसाइटी के फूड सेफ्टी ठीक है एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे हम बात करें तो कहाँ पे दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीय प्राधिकरण केंद्र प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया है वो खोला गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य की, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित रहा है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुडुक्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। वही बात करें, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान शुरू किया। सामर्थ्य अभियान कहां से शुरू किया गया दोस्तों, ये किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और उद्देश्य क्या है सामर्थ्य अभियान को, तो जो राज्य के लगभग 50,000 ग्राम पंचायतें हैं उनमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ठीक है, वही देखा जाए, राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। अब इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। और हमारा आज का जो है दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस देश से संबंधित है, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रही। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो कि एक भारत सरकार की कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों एनएचपीसी। ठीक है, एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी ठीक है जो नेपाल की है, इन दोनों के ही बीच में दोस्तों एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है नई दिल्ली में। किसके विकास के लिए दोस्तों, तो फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए। ध्यान रखिएगा, और इस विकास में यानी कि फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों समझौता हुआ है। ये देखिएगा, ये जो परियोजना है ठीक है जिसका नाम है फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, ये नेपाल की परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, और इसकी क्षमता देखिए 480 मेगावाट की है। यहाँ पे जो नई दिल्ली स्थित जो दोस्तों हैदराबाद हाउस है उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के जो प्रधानमंत्री जो कि अभी भारत यात्रा पे थे श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी उपस्थिति में जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। परियोजना की बात किया जाए दोस्तों, तो परियोजना जो है बिजली उत्पादन के लिए करनाली नदी की धारा का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, इसीलिए करनाली परियोजना भी है, नाम भी है इसका। और जो इस परियोजना से जो बिजली उत्पन्न की जाएगी दोस्तों वो नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें 109 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध और एक भूमिगत बिजली घर भी है, जहां 79 मेगावाट की 6 टरबाइन रखी जाएगी। टरबाइन लगी दोस्तों बहते हुए
खुले जल में अगर टरबाइन लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे ऐसे वो सर्कल घूमती रहती है, वो पानी से टकराती है, उससे जल का है उत्पादन होता रहता है। क्योंकि देखिए ये जो परियोजना है, ये कल्पना जो की गई वो पिकिंग रन ऑफ द रिवर की तरह योजना के रूप में की गई है, यानी नदी का प्रवाह जो है कम होने पर भी बेहतर तरीके से काम करेगा। एक तो पहली बात, नदी की जो धारा है उस पर किसी भी तरह का रुकावट नहीं आएगा। रन ऑफ द रिवर परियोजना है, पिकिंग रन ऑफ द रिवर है कि अगर मान लीजिए प्रवाह में कोई कमी होती है, प्रवाह कम होता है, बावजूद उसके जो है इसके उत्पादन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये परियोजना जो है फुकुट करनाली जल विद्युत परियोजना जो है वो नेपाल में है, जिसके विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस राज्य में दोस्तों मिले हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के? ठीक है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम जो है ज्ञात जो सभ्यता है, ठीक है, उसमें जो ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, और प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता, तो पूर्व शहरी चरण के जो अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के पहले के, वो कहां से में दोस्तों? तो वो हुए हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे गुजरात से। करेक्ट आंसर इज बी। तो गुजरात का जो कच्छ जिला है दोस्तों, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है जूना खटिया गांव। ठीक है, जूना खटिया गांव है, उसके बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहर के चरण के अवशेष मिले हैं। वहां से देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। वहां से एक शीप की चूड़ी मिली है, सिप की, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पत्थर के ब्लेड मिले हैं, और यहाँ तक कि मानव कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी जो है जो पूर्व शहर के अवशेष मिले हैं, और ये कहां से मिले हैं? तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वहां पे एक गांव है जिसका नाम है जूना खटिया गांव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, गांव का नाम भी पता होना चाहिए। यह जो है एक नेक्रोपोलिस विस्तृत कब्र स्मारकों के साथ एक बड़ा डिजाइन किया गया कब्रिस्तान है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान जैसा है। इस प्राचीन जो है यह नाम जो है प्राचीन ग्रीक अर्थ जिसका नाम है मृतकों का शहर से उपजा है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा वो शहर है जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, सिंध का बाग कहते हैं। किस शहर को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के, किस शहर को कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मृतकों का शहर है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप बताइए किस हड़प्पा सभ्यता के शहर को मृतकों के शहर की संज्ञा दी गई है। आइए कुछ और भी यहाँ पे बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर, जैसे कि प्रोजेक्ट लायन के तहत राज्य सरकार ने बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शहरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों? गुजरात। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। वहीं देखा जाए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप की आधारशिला रखी है। तो कहां दोस्तों? गुजरात के द्वारिका में। वही बात करें, भारतीय डाक विभाग द्वारा राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा प्रारंभ की है दोस्तों। कहां? गुजरात में। ठीक है, चूंकि बात कर रहे हैं गुजरात की, तो आइए बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में दोस्तों। गुजरात जिसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी जो राजधानी है वो गांधीनगर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। बात करें यहाँ पे संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो राज्यसभा में इसकी 11 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 26 सीटें हैं। विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो गुजरात में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है जिसमें 182 सीटें हैं। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान आपसे एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जैसे कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में, बसंदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, नदी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में स्थित है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की सिर्फ मुख्यमंत्री की, आप मुझे बताइए गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। ठीक है, आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय यानी कि डिजिटल कुंभ म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा किस राज्य में दोस्तों? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है वो डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस संग्रहालय का, इस म्यूजियम का उद्देश्य देखा जाए तो ये प्रसिद्ध कुंभ मेले के
पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, कि बताएगा कि जो कुंभ का मेला है जिसका आयोजन किया जाता है लगभग आज से 850 वर्ष पहले से किया जा रहा है, तो इसका हमारे पौराणिक और इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है इसके बारे में जो है जानकारी ये म्यूजियम प्रदान करेगा। जो यहाँ पे जो आगंतुक आएंगे वो अत्याधुनिक, ठीक है, आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, ये जो प्रस्तावित म्यूजियम है दोस्तों डिजिटल कुंभ संग्रहालय, इस पर करीब 60 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। संग्रहालय दोस्तों देखा जाए तो ये राज्य और देश दोनों की संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चूंकि बात करें कुंभ मेले की, तो आइए कुंभ मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि कुंभ मेला, इसका जो है आयोजन सामान्यतः 12 साल में किया जाता है एक बार। ठीक है, और देश के 4 अलग अलग शहरों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे कि प्रयागराज में दोस्तों नदियों पूछता है, कहाँ पे शहर पूछता है तो किस नदी किनारे होता है। ठीक है, तो ये देखिए गंगा नदी के जो है गंगा, यमुना और सरस्वती जो नदी है उनके संगम पर होता है प्रयागराज में। दूसरा जो होगा हरिद्वार, ठीक है, जो कि गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में होता है शिप्रा नदी पर, और यहाँ पे नासिक में गोदावरी नदी पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे दोस्तों तो यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, फिर मध्य प्रदेश, उज्जैन, और यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो इन 4 स्टेट में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किन नदियों पे किया जाता है ये हमने देखा। ये 4 साल के जो है आवर्तन के बाद आयोजित किया जाता है, मतलब एक बार यहाँ पे होगा फिर 4 साल में उसका, तो एक जो है शहर में 12 साल के बाद नंबर आता है, जिस कारण से यहाँ पे 12 साल लिखा गया है। यहाँ पे हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल के बाद एक अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। बात कर रहे थे दोस्तों कुंभ मेले का, तो ये 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी सूचीबद्ध किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही देखा जाए तो जो यूनेस्को ने कुंभ मेले को किस रूप में वर्णित किया है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पवित्र घड़े के त्योहार के रूप में। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तथ्य देखा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि हाल ही में चर्चा में रहा सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो सबांग बंदरगाह दोस्तों ये स्थित है इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर इज बी, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के ने अभी हाल ही में देखा जाए तो जो इंडोनेशिया के आसेह प्रांत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपको इंडोनेशिया का बिल्कुल देखा जाए जो एकदम कॉर्नर वाला यहाँ पे जो अंडमान निकोबार से लगा हुआ क्षेत्र है, लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो ये आसेह प्रांत है इंडोनेशिया का, और यहीं पे दोस्तों सबांग बंदरगाह जो है वो स्थित है। और इसी सबांग बंदरगाह के विकास के लिए जो है एक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है, किसके किसके द्वारा, तो भारत और इंडोनेशिया के द्वारा। यह सहयोग देखा जाए दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखता है। उद्देश्य क्या है, तो समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद सागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, सबांग बंदरगाह की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, ये भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उससे लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसकी यही भौगोलिक स्थिति देखिए, ये भारत को मलक्का जल डमरू तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो मलक्का जल डमरू तक ये पहुंच प्रदान करता है ये बंदरगाह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मलक्का जल डमरू चूंकि स्ट्रेट होता है जो कि 2 जलों को जोड़ता है और 2 भूमियों को अलग करता है, तो आप मुझे बताइए मलक्का स्ट्रेट जो है वो किन 2 जो है जल भाग को जोड़ रहा है और किन जो है भूमिगत मार्ग को अलग कर रहा है, भूमि को अलग कर रहा है। आप मुझे मलक्का स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबांग बंदरगाह जो कि इंडोनेशिया के आसव प्रांत में स्थित है। आइए कुछ और भी यहाँ पे तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में INS त्रिशूल, ध्यान रखेगा, 31 मई से 2 जून तक, ठीक है, अंजुवन बंदरगाह कोमोरोस का दौरा किया। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, अंजुवन बंदरगाह जो कि कोमोरोस में है। ठीक है, कोमोरोस का बंदरगाह है इस कंट्री का, कोमोरोस जो है अंजुवन बंदरगाह। और यहाँ पे INS त्रिशूल ने जो है क्या किया है दोस्तों, दौरा किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगली बात करते हैं जो कि रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया गया है। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, ये किया गया है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड ऑफ
वर्क का, ठीक है, 11वां संस्करण जारी किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11वां संस्करण था इस साल। ये अनुमानित करता है कि वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये जो आईएलओ की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये एक तरीके से जो वैश्विक बेरोजगारी दर की स्थिति बताता है, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के भी बारे में ये कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रिपोर्ट में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 2023 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 191 मिलियन व्यक्तियों के लिए मेल खाती। ठीक है, वही बात किया जाए, जबकि यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति को भी इंगित करता है। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों और आयु समूहों के बीच रिकवरी की अलग अलग डिग्री पर विचार करना आवश्यक है। ठीक है, इस रिपोर्ट में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने पूर्व संकट के स्तर से अपनी बेरोजगारी दर को सफलतापूर्वक कम कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड ऑफ जो वर्क रिपोर्ट है 11वां संस्करण, ये आईएलओ के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोमोडो अभ्यास का आयोजन किया गया। कोमोडो अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। देखिए पुनः इंडोनेशिया की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें तनाव की जो है वृद्धि देखने को मिल रही है और इसी के तहत जिससे कि जो विभिन्न देश हैं उस स्थिति में, इस तनाव जैसी स्थिति में स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में अभ्यास में वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे क्षितिज पर एक उल्लेखनीय घटना इंडोनेशिया द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। तो ध्यान रखिएगा, कोमोडो जो कि नौसेना अभ्यास है और बहुपक्षीय यानी कि कई पक्ष इसमें भाग लेंगे, आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, चीन की बात करें, इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी इस जो है युद्धाभ्यास में पोत भेजेगा, यानी कि चीन भी भाग ले रहा है। ये जो बहुपक्षीय अभ्यास है कोमोड, ये इंडोनेशिया के मकासर में जो है 4 तारीख से शुरू हुआ है और ये कल तक आयोजित होगा, यानी कि 8 जून तक चलेगा। चीन की नौसेना की भागीदारी देखिए, यहाँ पे सैन्य कूटनीति के प्रति देश की प्रतिबद्धता और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की इच्छा को रेखांकित करता है। उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों के शामिल होने के कारण इंडोनेशिया द्वारा आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास ने ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल हुआ है, रूस भी शामिल हुआ है, जिसके वजह से जो विश्व का ध्यान इस नौसैनिक अभ्यास की तरफ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इन राष्ट्रों की उपस्थिति भू राजनीतिक गठजोड़ की बहुआयामी प्रकृति पर जोर देती है और क्षेत्र में जटिल संबंधों को दर्शाती। ठीक है, तो कोमरोट अभ्यास इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि भारत, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का क्या नाम है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन से युद्धाभ्यास जो है आयोजित किए जाते हैं इन 2 देशों के बीच में। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन किस वर्ष पेश की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1930। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस जो है डेक्कन क्वीन की दोस्तों बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो है ये भारत की पहली डिलक्स ट्रेन है डेक्कन क्वीन, जो कि 1 जून 2023 को दोस्तों इसने 93 इयर्स जो है वो पूरे कर लिए अपने सेवा के। तो 93 इयर्स से ये जो है सर्विस दे रही है और इस जो है पेश किया गया था ट्रेन को जो है 1 जून 1930 को पेश किया गया था। ठीक है, और ये 1 जून 2023 को 93 इयर्स जो है अपनी सेवा को पूरा किया है और इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इतिहास के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया था उस समय जब इसको पेश किया गया था। डेक्कन क्वीन, जिसे हम दक्कन की रानी के भी नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेक्कन क्वीन है ये मुंबई और पुणे के बीच में संचालित होती थी ये ट्रेन। और अगर हम इसके बारे में देखें तो प्रारंभ में देखा जाए ये जो ट्रेन थी दोस्तों ये 7 कोच थे, जिसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सुविधा थी। तृतीय श्रेणी को देखिए 1955 में शुरू किया गया था। डेक्कन क्वीन दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 जून 1930 को शुरू किया गया था और ये संचालित होती थी मुंबई और पुणे के बीच में। आते दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे कि किस राज्य के भिवंडी तालुक में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी तालुक में भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक है, कपिल पाटिल, उन्होंने देखिए अभी हाल ही में घोषणा किया है कि जो मुंबई के ठाणे जिला है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है वहां पे स्थित एक भिवंडी तालुक है, वहां पे भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे सरकार थाने जिले के भिवंडी तालुक में एक कार्बन तटस्थ गांव विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो ध्यान रखिए, जो महाराष्ट्र का थाने जिला है वहां पे भिवंडी तालुक में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास किया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ अन्य करंट अफेयर को भी देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा दोस्तों, कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। वही बात करें राज्य के, तो यहाँ पे हम बात करें राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ। कौन से राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। वही बात करें सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन सा? महाराष्ट्र। यहाँ पे हम देखें तो चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया जाएगा दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन्हें हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 आयोजित की जाएगी? तो ये पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस शहर में दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो कैपिटल है दोस्तों जयपुर, वहां पे। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ये प्रीमियम हैंडबॉल लीग जो कि पहली है, ये भारत के पेशेवर पुरुषों की हैंडबॉल लीग है और ये 2023 का जो सत्र है ये जयपुर में आयोजित होगा। लीग हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्लू स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में की एक पहल है। ठीक है, इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रीमियम हैंडबॉल लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल का उपयोग करता है और अगर हम इसके बारे में बात करें, प्रीमियम हैंडबॉल लीग ये 6 फ्रेंचाइजी शामिल है और जिसमें से प्रत्येक पूरे भारत के शहरों को प्रतिनिधित्व करती है। पहला सीजन देखिए दोस्तों, ये 8 तारीख से शुरू होगा, मतलब जो पहला सीजन 8 से लेकर के 25 जून के बीच में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग है दोस्तों ये जयपुर में आयोजित हो रहा है। तो ये थे हमारे 10 MCQs। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो हमारा सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों की मिशन ओलंपिक सेल ने फिनलैंड के पुर्तवाने में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो किसके प्रशिक्षण को दोस्तों? नीरज चोपड़ा के। ठीक है, वही बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? मृत्युंजय महापात्र को। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों किसे? डैनियल फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो के हैं। वही बात करें भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता दोस्तों? अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने। टाटा ग्रुप भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी। कहां पे दोस्तों? ये करेगी गुजरात में। ध्यान रखिएगा, टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री होगी। अब आप मुझे बताइए कि हाल ही में अभी किस स्टेट या फिर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए और रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक ले बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।